हेलो एवरीवन। मैं मोहित गंगवार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद्यादान क्लासेस में। हम लोग भारतीय राज व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और इसकी मैं प्रीवियस 3 वीडियोज़ ला चुका हूं। आज ये उसका पार्ट 4 होगा और आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के स्रोत आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगते होंगे क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें किसी देश के संविधान से ग्रहण की गई हैं तो हमको याद नहीं रहता, हमको दिक्कतें आती हैं याद करने में कि कौन से देश के संविधान से हमने किस चीज़ को ग्रहण किया। तो इन चीज़ों को मैंने बड़े ही क्रमबद्ध ढंग से लिखा है और एक कुछ छोटी छोटी ट्रिक बनाने का प्रयास किए हैं। और अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और मैं आप सबको एक टारगेट देता हूं, इस वीडियो पर आप 100 लाइक्स दें और मेरे चैनल पर जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर पूरे कराएं। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। भारतीय राज व्यवस्था और राज व्यवस्था में आज हम टॉपिक डाल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान के स्रोत। उम्मीद करता हूं आज सभी छात्रों को स्पष्ट दिख रहा होगा। कुछ छात्रों की शिकायतें थी कि स्पष्ट नहीं दिख पाता है, थोड़ा बड़ा लिखा करें, तो मैंने प्रयास किया है बड़ा लिखने का और उम्मीद करता हूं मेरा प्रयास सफल रहा होगा। तो आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। देखिए, हमारा भारत का जो संविधान बना, ठीक है, और जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस भारतीय संविधान में बहुत सी जो विषय वस्तुएं थी वो हमने अन्य देशों के संविधान से भी ग्रहण की। तो जो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने भी कहा है कि हमने बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसके बाद एक श्रेष्ठ संविधान बनाने का भी प्रयास किया है हमने। तो देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात हमारे संविधान का निर्माण किया। तो कई बार ये छोटा सा डाटा पूछ लेता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 60। वैसा ये संख्या ज़्यादा पूछी नहीं जाती, फिर भी थोड़ा सा आप अपने माइंड में इसको रख सकते हैं। ठीक, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ था। हमारे संविधान में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम का। देखिए, 1935 में जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे, ठीक है, या हमारा भारत में ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। तो ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। ये हमारे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत या भारतीय संविधान ने सबसे अधिक प्रेरणा किससे ली है, तो कौन हो जाएगा? 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। लगभग समझ लीजिए इसमें 250 अनुच्छेद, ठीक है, लगभग हमारे किससे लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए हैं। देखिए, हमारे जो संविधान सभा थी हमारे देश की, उसमें संविधान को लेकर के अनेक वाद विवाद हुए। तो कुछ राष्ट्रवादी तत्व ऐसे भी थे जिन्होंने इस चीज पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि हमारे देश के संविधान में जो हम अन्य देशों के संविधानों से जो विषय वस्तुएं ग्रहण कर रहे हैं, क्या ये हमारी गुलामी का प्रतीक नहीं रहेगा? इसमें हमारा मौलिक क्या है, मौलिक चिंतन हमारा कितना सम्मिलित है?
तो ये राष्ट्रवादियों के प्रश्न कुछ सीमा तक उनका प्रश्न ठीक भी था, लेकिन ये प्रश्न पूर्णतया आप कह सकते हैं कि ये प्रश्न पूर्णतया सही था, ये प्रश्न पूर्णतया सही नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, आप अगर कोई भी निर्माण कार्य कर रहे हैं तो आप उससे पहले अन्य जो निर्माण कार्य हो चुके हैं उनका अवलोकन अवश्य करेंगे। उन अवलोकनों को करने से आपको विशेष लाभ यही होगा कि जो कमियां उन निर्माण में हैं वो कमियां आपके निर्माण कार्य में नहीं प्रस्तुत होंगी। अगर आप आज देखते हैं कि अगर आप कोई एक रिसर्च वर्क करने जा रहे हैं, तो जैसे अगर आप जब कोई रिसर्च वर्क करते हैं तो उससे पहले आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस किया डिफरेंट कंट्रीज का, और बहुत सारे देशों के संविधानों को पढ़ने के पश्चात उनको जो विशिष्ट बातें उनमें दिखाई लगी और जो भारतीय परिस्थितियों, भारतीय संस्कृति के अनुकूल थी, उनको अपने संविधान में स्थान दे करके हमने अपने संविधान को सर्वोत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया। और इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा भी था कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व के इतिहास में आज निर्माण किए जाने वाले संविधान में क्या कोई नई बात हो सकती है। जब पहला लिखित संविधान बनाया गया तब से 100 वर्ष हो चुके हैं या 100 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। उसके बाद अनेकों देशों ने अपने संविधान को लिपिबद्ध किया है या लेखबद्ध किया है, या हम कह सकते हैं लिखित रूप में प्रस्तुत किया है। इन तथ्यों के कारण, मतलब जो सबने एक जैसे ही कार्य किए, तो ये जो इन तथ्यों के कारण ही क्या देखते हैं हम कि सभी संविधानों के मुख्य प्रावधानों या मुख्य उपबंधों में एक रूपता देखने को मिलती। यदि भारतीय संविधान में अगर कोई नई चीज हो सकती है, देखिए भारतीय संविधान भी कोई अलग नहीं बनेगा, उन सबके लगभग कुछ चीजें मिलती जुलती आपको लगेंगी। लेकिन अगर फिर भी अगर आप हमसे पूछते हैं कि भारतीय संविधान में नया क्या होगा, तो मैं सीधे आपसे बोलता हूं कि फिर भी अगर भारतीय संविधान में कोई नई चीज है तो वह यही है कि इतने वर्षों बाद जो आज भारत का संविधान का निर्माण हो रहा है, उस संविधानों में उन सभी दोषों को दूर करने के लिए और वर्तमान में देश की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए कुछ परिवर्तन किए गए हैं, और उन परिवर्तनों के साथ ही हमारे संविधान का निर्माण हो रहा है। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए भीमराव अंबेडकर जी ने अंत में एक बात और कही, हमारा जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण विश्व के अनेक संविधानों को छान करके किया जा रहा है। ठीक, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स महत्वपूर्ण थे जो कई बार परीक्षाओं की दृष्टि से भी उपयोगी हो जाते हैं। जैसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के अनेक संविधानों को छानने के पश्चात किया गया है, तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर देंगे भीमराव अंबेडकर जी। एक हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आप सब उनसे बहुत परिचित हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, संविधान सभा के हमारे अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया संविधान के बारे में कि हमारा संविधान जो है वह उधार का थैला है, परंतु वह बहुत ही बेहतरीन है। यह स्टेटमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण चर्चा जो मुझे लगता था आपसे करनी आवश्यक थी, उसको मैंने आपसे किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हमने किन किन विषय वस्तुओं को ग्रहण किया उनके बारे में चर्चा करेंगे, और जिन जिन देशों से हमने जो जो तथ्य लिए हैं उन तथ्यों को मैंने आज ये प्रयास किया है कि एक
क्रमबद्ध लाइन के माध्यम से लिखूं, जिससे आपको अध्ययन करने में और उसको कंठस्थ करने में बड़ी सुविधा होगी। तो आइए देखते हैं 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इससे हमने कैसे याद करना है। देखिए, एक लाइन आप याद रखिएगा, 1935 के संघात्मक शासन में 1935 के संघात्मक शासन में थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, आपातकालीन व्यवस्था राज्यपाल के पद को प्रदान की तथा लोक सेवा आयोग को न्यायपालिका का ढांचा बनाने को दिया। ठीक है, ये एक लाइन है और आप अगर इस लाइन को याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप कभी भी ये नहीं भूल सकते कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हमने किन किन तथ्यों को ग्रहण किया था। ठीक, तो देखो, इसमें से आपको ये लाइन आपको याद रखनी है, 1935 के संघात्मक शासन में आपातकालीन व्यवस्था राज्यपाल के पद को प्रदान की तथा लोक सेवा आयोग को न्यायपालिका का ढांचा बनाने को दिया गया। अब इसमें से आप ढूंढेंगे कैसे हमने क्या क्या लिया है, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको। देखिए, 1935 के से मतलब हो गया 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक, जो ये है। ठीक, अब इसमें पहला संघात्मक शासन व्यवस्था, पहला ये पूरा हो जाएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। इसमें आप बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1935 की भारत संघात्मक शासन व्यवस्था है ना, ये 1935 से ली या कनाडा के संविधान से ली, तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अगर प्रश्न आता है संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली गई है, तो हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। तो फिर आप पूछेंगे कनाडा से क्या लिया, तो कनाडा में क्या कैसी संघात्मक व्यवस्था ली गई है? सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक शासन व्यवस्था, वो हमने कनाडा से ली है। ठीक है, ऐसी संघात्मक व्यवस्था जिसमें केंद्र ज्यादा शक्तिशाली हो, वो हमने ली है कनाडा से। वैसे अगर साधारण पूछा जाता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से है, तो सीधा 1935 का भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा, लगा देना टिक। नंबर 2, आपातकालीन व्यवस्था। ठीक, जब देखो हमारे संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था भी प्रदान की गई है, जब ठीक 3 प्रकार से आपातकाल लगाने की व्यवस्था दी गई है। वो खैर जब आपातकालीन व्यवस्था में पढ़ाऊंगा तो उसमें विस्तार से चर्चा करूंगा। ठीक है, अभी आप इतना समझ लें कि जो आपातकालीन लगाने की व्यवस्था की गई है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही ग्रहण की गई है। तो नंबर 1 संघात्मक शासन व्यवस्था, नंबर 2 आपातकालीन व्यवस्था, और राज्यपाल का पद नंबर 3 हो जाएगा ये। ठीक है, राज्यपाल का पद कहां से लिया? भारत 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया है। ठीक है, लोक सेवा आयोग की व्यवस्था हमने कहां से ली है? ये भी ली है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, नंबर 4 ये हो जाएगा। ठीक, न्यायपालिका का जो ढांचा है वो भी हमने कहां से लिया है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। तो एक लाइन में आपको 5 चीजें क्लियर, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हमने क्या क्या ग्रहण किया, सारी एक लाइन में क्लियर हो जाएगी। रट्टा मार दो, काम खत्म। ठीक, अब मैं यहां पर इसको हटा देता हूं और अगले देश की ओर बढ़ेंगे। ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन से हमने क्या क्या ग्रहण किया है, वो सारी चीजें मैं एक लाइन में फिर से जैसे ये लिखा ऐसे ही लिख करके आपको सारी चीजें याद कराऊंगा। जो मैं जब यहां से मिटा दूंगा बोर्ड साफ हो जाएगा, तो मैं ये जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 इनको एक लाइन से लिख दूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। और मेरी राय यही है आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। ठीक है,
देखिए इसमें हो जाएगा ब्रिटेन का एक नागरिक न्यायवादी बनकर विधि का शासन स्थापित कराने के लिए विधि निर्माण की प्रक्रिया को जानकर संसद में एक न्यायिक प्रणाली बनाई और विधायिका को विशेषाधिकार प्रदान कर मंत्रिमंडल को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया। ठीक है, ये आप एक लाइन याद करेंगे और सारी चीजें आपको ग्रेट ब्रिटेन से हमने क्या क्या ग्रहण किया सारी क्लियर एक लाइन में। देखिए सबसे पहले यहां से कैसे स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 हो जाएगा एकल नागरिकता। ठीक है, प्रश्न आएगा एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ग्रहण की हमने, ब्रिटेन से। नंबर 1 न्यायवादी, इसमें आप महाशब्द जोड़ेंगे। ठीक हो, क्या हो जाएगा महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का पद हमने कहां से लिया है, ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक, विधि का शासन, विधि का शासन की व्यवस्था हमने कहां से ली, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, और विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है ये हमने कहां से ली है, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। संसद, ठीक है, ये जो संसदीय शासन प्रणाली है वो हमने कहां से ग्रहण की है, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। ये जहां जहां सबको एक शब्द लिखा मिले तो एक का मतलब यहां पर हो जाएगा एकल। ठीक है, एकल न्यायिक प्रणाली ये हमने कहां से ग्रहण की है, या हम ये कह सकते हैं एकल न्याय व्यवस्था। ठीक है, तो ये हमने कहां से ली है, ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक है, इस पे भी लगाएंगे आप नंबर 6 दे देंगे इसको। और विधायिका को विशेषाधिकार। ठीक है, देखिए हमारे देश के संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जो विधायिका है, विधायिका कौन होती है, जो विधि निर्माण का कार्य करे वो विधायिका कहलाती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, केंद्र में एक विधायिका है, जैसे हम संसद के नाम से जानते हैं, संसद जो है वो विधायिका का कार्य करती है। ऐसे ही राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल जो है वो विधायिका का कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो विधायिका के जो सदस्य हैं उनको कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। तो जो विधायिका के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान करने की व्यवस्था है वो हमने कहां से ग्रहण की है, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। आगे देख लेते हैं, जो मंत्रिमंडल जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये व्यवस्था भी हमने कहां से ग्रहण की है, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। मतलब मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना, ये व्यवस्था हमारी ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। तो ये सारे तथ्य आपको एक ही वीडियो, एक सेंटेंस के अंदर लगभग क्लियर हो रहे हैं। ठीक, ये हमारा 7वां हो जाएगा और ये हमारी 8वीं चीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप और इसमें लिखना चाहें तो एक शब्द और लिख सकते हैं कि जो हमने राष्ट्राध्यक्ष है, ठीक है, उसको नाम मात्र का मुखिया बनाया है, ये व्यवस्था भी हमने ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहण की है। ठीक है, ये मिटा देता हूं और उसके बाद
कुछ समय के लिए ये जो 8-9 पॉइंट हैं मैं ये सब लाइन से लिखूंगा, आप उसको जरूर अपने नोटबुक में नोट करें। अगले देश की ओर बढ़ेंगे हम। अगला देश हो जाएगा हमारा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका से हमने क्या क्या ग्रहण किया है वो सब हम यहां पर देखेंगे। देख लेंगे, यहां पर अमेरिका से स्टार्ट करेंगे। अमेरिका से हमने क्या ग्रहण किया, देखो अमेरिका, तो एक ही सेंटेंस बनेगा, अमेरिका का मूल उद्देश्य, मूल उद्देश्य, मूल उद्देश्य राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग लगाकर न्यायपालिका को स्वतंत्र कर, स्वतंत्र कर उपराष्ट्रपति के पद का पुनरावलोकन करना है। बस ये लाइन आप याद कर लें, अमेरिका से हमने क्या क्या ग्रहण किया, सारी चीजें एक लाइन में क्लियर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको ये पढ़ाने की ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को दबा करके शेयर करें और लाइक जरूर ठोकते रहें। देखिए यहां से हम पकड़ेंगे एक तरफ से मूल, मूल से हो जाएगा मौलिक अधिकार, ठीक है, या मूल अधिकार। तो मूल अधिकार की व्यवस्था हमने अमेरिका से ली। नंबर 2 उद्देश्य या उद्देशिका, उद्देश्य को हम उद्देशिका बोलेंगे। उद्देशिका का जो विचार है वो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। उद्देश्य का मतलब जो प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से। नंबर 1। नंबर 2 राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसे हम महाभियोग कहते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो हमने कहां से ग्रहण की, ग्रेट ब्रिटेन को, सॉरी अमेरिका के संविधान से। ठीक, आगे देख लेंगे न्यायपालिका को स्वतंत्र, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था। ठीक, स्वतंत्र मतलब इसमें स्वतंत्र आप शब्द पहले जोड़ोगे न्यायपालिका से तो हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था। हम की जो जो व्यवस्था है वो हमने कहां से ली है, अमेरिका के संविधान से। तो ये 4 चीजें क्लियर हुई हैं हमारी। नंबर 5 में हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है, वो भी लिया है कहां से, अमेरिका के संविधान से। और न्यायिक पुनरावलोकन मतलब पुनरावलोकन में आप शब्द जोड़ दोगे न्यायिक, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया है। ठोक दो इसी बात पे लाइक। ये है नंबर 6। ठीक, और वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण की है। आपको इन जो सूची बनेगी इसमें आपको लिखा मिलेगा, आप इसे नोट करें। अगले देश की ओर बढ़ेंगे अब हम। देखेंगे अगला देश आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड के राष्ट्रपति ने निर्वाचन के बाद
डीपीएसपी को राज्यसभा में मनोनीत किया। एक लाइन याद करोगे आप अच्छे से, सारी चीजें क्लियर। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया? आयरलैंड से हमने लिया है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक, क्या लिया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है, निर्वाचन मंडल क्या होता है, किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये सब हम विस्तार से पढ़ेंगे राष्ट्रपति जो टॉपिक आएगा हमारा उसमें। ठीक है, अभी आप यहाँ पर याद करें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। डीपीएसपी ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। ठीक है, इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये हमने व्यवस्था कहाँ से ली है? आयरलैंड के संविधान से ली है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12। ये व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड के संविधान से। तो ये भी सारे क्रम से आपको लिखे सामने दिख रहे होंगे और आप इनको नोट कीजिएगा। अगला देश हो जाएगा कनाडा। कनाडा के केंद्र ने संघ के सशक्त राज्यपाल की नियुक्ति जिसने समस्त अवशिष्ट केंद्र को दिया। ठीक है, ये लाइन याद करें आप अच्छे से। कनाडा के केंद्र ने संघ के सशक्त राज्यपाल की नियुक्ति की जिसने समस्त जो अपशिष्ट है वो किसको दिया? केंद्र को दिया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कैसे हम निकालेंगे कि क्या क्या हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया। देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था 1935 का भारत सरकार अधिनियम, उससे हमने क्या लिया था? संघात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन मजबूत केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक शासन व्यवस्था वो हमने ग्रहण की है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो संघ सशक्त, ठीक है, केंद्र, ठीक, तो हो जाएगा सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक, नंबर 1, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक शासन व्यवस्था, ये कनाडा के संविधान से। राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की जो व्यवस्था है वो भी हमने कनाडा के संविधान से ली है। तो नंबर 1, नंबर 2 ये नियुक्ति हो जाएगी और नंबर 3 हो जाएगा अवशिष्ट शक्तियों जो होती हैं वो किसके पास होती हैं? केंद्र के पास। ठीक, मतलब अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी। ये जो व्यवस्था की गई है वो भी हमने कनाडा के संविधान से ही ग्रहण की है। आगे आपको देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त बैठक में प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची में रखी। ये लाइन याद हो गई, समझ लो आपको यह याद हो गया कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया। देखो कैसे, संयुक्त बैठक, ठीक, ज्वाइंट सिटिंग। हमारे संसद के जो भारतीय संसद है उसके 2 भाग हैं, या हमारी भारतीय संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सामान्यतः इनकी बैठक अलग अलग होती है, ठीक, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में
इनकी ज्वाइंट सिटिंग भी होती है। तो जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था जो ली गई है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नंबर 1 संयुक्त बैठक का प्रावधान। नंबर 2 प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक, आगे देखेंगे एक देश है हमारा फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। ठीक, फ्रांस में स्वतंत्रता के बाद सभी गण बंधु समान हो गए। बात हो गई खत्म। ठीक, फ्रांस से सारी चीजें क्लियर। देखो इसमें दो ही चीजें हमने ग्रहण की थी फ्रांस के संविधान से। गण से हो जाएगा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अगर पूछा जाए गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है तो हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। दूसरी चीज हमारी प्रस्तावना के अंदर, ठीक है, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और समानता का जो विचार है वो हमने कहां से ग्रहण किया है? वो हमने किया है फ्रांस के संविधान से। तो हो जाएगा स्वतंत्रता, बंधुत्वता और समानता का जो विचार है वो फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है। नंबर 2 ये हो जाएगा। ये देखिए लगभग सभी महत्वपूर्ण चीजें इसमें कवर हो गई हैं। अब जो कुछ देश और बचे हैं जिनसे हमने कुछ विषय वस्तुओं को ग्रहण किया था तो उनको मैं एक ही लाइन में सारे देश कवर कर लूंगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम दक्षिण अफ्रीका ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा जापान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से रूस में मूल कर्तव्य जोड़े और जर्मनी में आपातकाल में मूल अधिकार हटाए। ये लाइन याद कर लें आप, आराम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ये हमारा देश हो गया। इससे हमने क्या लिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जो हमारे भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार से होगा, इस प्रक्रिया को हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, ये एक लाइन हो गई। अब अगला देश है जापान। तो जापान से हमने क्या ग्रहण किया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये हमने कहाँ से ग्रहण की है? जापान के संविधान से। और रूस से हमने क्या लिया? मूल कर्तव्य लिए हैं। क्या लिया है? मूल कर्तव्य, या जिन्हें हम मौलिक कर्तव्य के नाम से भी जानते हैं, जिनको हमने क्या किया था? बाद में जोड़ा था, है ना। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, आगे देखेंगे जर्मनी, ये भी अगला देश है। जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकाल में मूल अधिकार हटाए। इसका मतलब यह है कि हमारे
जो संविधान में एक व्यवस्था दी गई है कि आपातकाल के समय जब भी हमारे देश में कोई आपातकालीन स्थिति होती है और जब देश में आपातकाल लगाया जाता है तो उस समय मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है। तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों के निलंबन की जो व्यवस्था है वो हमने किस देश के संविधान से ग्रहण की थी? वो हमने की है जर्मनी के संविधान से। तो बहुत किताबों में त्रुटियां हैं और बहुत से नोट्स भी मैंने ऐसे देखे जिनमें साफ साफ ये लिख दिया गया है जर्मनी से हमने आपातकालीन व्यवस्था ली है। आपातकालीन व्यवस्था हमने जर्मनी से नहीं ली है। आपातकालीन व्यवस्था जो है वो हमारी 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ली गई है। लेकिन जो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन जो हो जाता है ये व्यवस्था हमने जर्मनी के संविधान से ली है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट है और आप इस अंतर को जब याद रखेंगे, इन तथ्यों को जब आराम से समझ के आप जाएंगे परीक्षा के कक्ष में, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इसलिए कम पढ़ें, सटीक पढ़ें और भ्रामक चीजों को ना पढ़ें, क्योंकि परीक्षा में आपका एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है और इस एक नंबर की भरपाई ना तो कोई पुस्तक कर पाएगी फिर आपकी, ना कोई अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट कर पाएगा। इसलिए आप वही चुने जो आपके लिए बेहतर है। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल पर अपना लाइक दें और अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे विद्यादान क्लासेस के परिवार को संख्या में और ज़्यादा समृद्ध करें और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराएं। और बहुत सारे मैं देख रहा था अभी भी मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। लगभग 70% व्यूअर्स ऐसे आ रहे हैं मेरे चैनल पर जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमारे सामने प्रस्तुत करें। चलिए अब आज तक का मैं टॉपिक यहीं समाप्त करता हूं और मिलते हैं कल नई क्लास में नए टॉपिक के साथ।